हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी पिछले कुछ दिनों में कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स के बारे में। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हो उसके आंसर्स हमें वीडियो के माध्यम से बता दिया कीजिए। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अभी तक दोस्तों जितने भी पहले के क्वेश्चन थे सभी के आंसर बता चुका था। और आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने अभी पिछले 5 से 10 दिनों में पूछे हुए हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आप हवा हवाई प्रश्न पूछ रहे हो। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो भी कहना है आप कहिए। मुझे जो प्रश्न इंपोर्टेंट लगता है, मुझे जो टॉपिक लगता है कि यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं और आप इस टॉपिक को छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बार आपके संज्ञान में मामला लाने के लिए मैं उस प्रकार का प्रश्न पूछ देता हूँ। बाकी एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ना तो आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन आपने अपनी तैयारियां किस हद तक करी है। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर मैं कोई भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप मुझसे कंप्लेन करके कह सकते हैं कि आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। वरना मेरे द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिलेबस में रहते हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप अटेम्प्ट किया कीजिए, वरना आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है यार कि आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, आपकी मर्जी है। कुछ लोगों को मैंने ये देखा, उनको प्रश्नों के आंसर सही नहीं आते, बाद में वो लोग हाइपर होते हैं। यार आप लोगों की तैयारी उस लायक नहीं है कि आप उस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं तो आप दूसरे आदमी के ऊपर हाइपर हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर सुधार करना चाहिए, बजाय इसके कि ये प्रश्न पेपर में नहीं आता। ठीक है, तो मैं यही चीज़ें कहना चाहूँगा। अब बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग की अपनी मर्जी है। मुझे जो प्रश्न लगता है कि आ सकता है, जिस टॉपिक से प्रश्न आ सकता है, वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी एक बार उसे मेमोराइज कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। पूरी का गढ़वाली नाम है स्वाले। झंगोरी की खीर को सावा भी कहा जाता है। घी में बने आटे की मोटी व छोटी रोटी को रोट कहा जाता है। सिंगल, थचवाड़ी और फाड़ू हमारे क्या है नृत्य है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व वाला लेसन बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से आपका ये टॉपिक है कि जो पूरी होती है, पूरी पूरी को गढ़वाली में स्वाले कहा जाता है। झंगोरी की खीर को गढ़वाली में सांवा कहा जाता है। घी में बने आटे की मोटी और छोटी रोटी को रोट कहा जाता है जो कि देवताओं को चढ़ती है। जबकि सिंगल, थिचवाड़ी और फाड़ू क्या है, ये नृत्य नहीं है दोस्तों, ये क्या है, भोज्य पदार्थ हैं। ये क्या है, भोज्य पदार्थ है। जानबूझ के मैंने आपको इतना सरल सा प्रश्न पूछा था। थिचवाड़ी क्या होती है, जो थीच के जो बनाते हैं, थेच के। सिंगल क्या होता है, गोल गोल करके जो बनाते हैं आटे से, गोल गोल करके। ठीक है। फाड़ू क्या होता है, जो आपका चटवानी टाइप की ये होती है दोस्तों। मेनली आप ये कह सकते हैं जो मासू को पीस के भी फाड़ू बनाया जाता है, अलग अलग दालों को, उड़द को पीस के भी हमारा फाड़ू बनाया जाता है। और देखिए, एक बार जब पटवारी के एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि कुमाऊं में भाई को क्या कहते हैं, या बड़े भाई को क्या कहते हैं, दाजू कहते हैं। गढ़वाल में क्या कहते हैं, भाई को बहजी कहते हैं। माता को क्या कहते हैं, पिताजी को क्या कहते हैं। लड़के को क्या कहते हैं, लड़की को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। ये पूरा आपका सिलेबस से ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इसी प्रक्षेप्य में नहीं, हर प्रक्षेप्य में महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम क्या है। अलकनंदा, काली, सरयू, टॉस, भागीरथी। काली, अलकनंदा, सरयू, भागीरथी, टॉस। भागीरथी, टॉस, अलकनंदा, सरयू, काली। टॉस, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, काली। अब अगर आपको उत्तराखंड का मैप याद है तो आप आसानी से ये प्रश्न कर सकते हैं। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों, पिथौरागढ़ जिला है। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों, वह है देहरादून जिला। पिथौरागढ़ जनपद में कौन सी नदी बहती है, बॉर्डर बनाते हुए नेपाल के साथ में, काली नदी बहती है। यहाँ पे पश्चिम में दोस्तों देहरादून के साथ में बॉर्डर बनाते हुए, देहरादून हिमाचल बॉर्डर बनाते हुए कौन सी नदी बहती है, टॉस नदी बहती है। तो अंतर ही क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है तो पश्चिम में टॉस देखिए, पूर्व में काली देखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित हो गया। उसके बाद देखिए, टॉस नदी देहरादून में बहती है, भागीरथी नदी उत्तरकाशी में बहती है, अलकनंदा नदी चमोली में बहती है, सरयू नदी बागेश्वर में बहती है और काली नदी हमारी पिथौरागढ़ में बहती है। यही सीक्वेंस तो आपको याद करते हुए चलना है। बाकी दोस्तों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। ठीक है। बाकी सरयू आगे जाके चंपावत में भी जाती है। ठीक है, चंपावत में मिल जाती है पंचेश्वर नामक स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सुमेलित हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से प्रश्न है पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतों का क्रम। तो आपको जनपद याद रखने हैं। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानों का क्रम। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है पश्चिम से पूर्व की ओर जनपदों का क्रम। तो ये सारे फैक्ट्स जो आप लोग करते हैं ना, यहां से कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है, एक प्रश्न से आप इसी प्रकार के प्रश्नों की आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। पर्वतों का प्रश्न भी आ सकता है यहाँ से तालों का प्रश्न भी आ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर ताले लगाइए। यहाँ से बुग्यालों का प्रश्न भी आ सकता है, यहाँ से झरनों का प्रश्न भी आ सकता है, यहाँ से जलप्रपात का प्रश्न भी आ सकता है। किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ से आपका आ सकता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि काफी सारे दोस्तों ने सही दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है उत्तराखंड के।
तो उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग से बनने वाली पहली जल विद्युत परियोजना थी दोस्तों कौन सी? टिहरी बांध परियोजना। कौन सी परियोजना थी? टिहरी बांध परियोजना थी। कुछ लोग धौलीगंगा जो कह रहे थे दोस्तों, धौलीगंगा कट ऑफ वॉल टेक्निक से बनने वाले प्रथम बांध था धौलीगंगा परियोजना, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बाकी टिहरी जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में आपको काफी बार पहले ही बता चुका हूँ। यही परियोजना है जो कि रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली योजना है। अलकनंदा भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर हमारी टिहरी परियोजना बनी हुई है। ठीक है, टिहरी बांध जिसे हम कहते हैं पुरानी टिहरी के नाम से, या गणेश प्रयाग नाम से, या सुमन सागर नाम से, या स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से हम टिहरी बांध को जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा चुका है, यूकेपीएससी के द्वारा पूछा चुका है। तो पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन? सुभाष पंत जी। कौन है? सुभाष पंत जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक नृत्य है? ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। न्योली, हुड़किया बोल, चांचरी या फिर सभी? तो इसमें से दोस्तों उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा? चांचरी। चांचरी क्या है? लोक नृत्य। जबकि न्योली और हुड़किया बोल क्या है दोस्तों? आपके दोनों गीतों से संबंधित हैं। ठीक है, न्योली, न्योली क्या है दोस्तों? एक प्रकार का, ये भी एग्जाम में पूछा चुका प्रश्न है। तो संवाद प्रस्तुति गीत, इस टाइप का कोई ऑप्शन था उसमें। ठीक है, तो गीत ही है एक हिसाब से। ठीक है, और हुड़किया बोल भी क्या है? आपका गीत है, जो कि आपका हुड़किया बोल कब क्या आता है? जब रोपाई के समय पे हमारा हुड़किया बोल गीत गाए जाते हैं, या बसंत ऋतु के आगमन पर हुड़किया बोल गीत गाए जाते हैं। तो आंसर जाएगा क्या? चांचरी लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वही प्रश्न कॉमन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में 84 गुफा, गब्योरी गुफा तथा सिद्धनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों 84 गुफा, गब्योरी गुफा तथा सिद्धनाथ गुफा, ये तीनों गुफाएं आपकी चंपावत जनपद में स्थित हैं। तो बहुत कम लोगों ने इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो तीनों गुफाएं कहाँ पे दोस्तों? चंपावत जनपद में स्थित है। जबकि 84 कुटिया कहाँ स्थित है? 84 कुटिया दोस्तों हमारा ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड में 84 गुफा, गब्योरी गुफा और सिद्धनाथ गुफा कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स दोस्तों देहरादून के सिलाकुई में स्थित है। सिलाकुई में स्थित है क्या? सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ लाइनें याद रखनी है दोस्तों कि कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था? जनवरी 1921 में उत्तर भारत के बागेश्वर नाम नगर में आम जनता द्वारा अहिंसक आंदोलन था, और इसी कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट भी कहा जाता है। तो असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट किस आंदोलन को कहा जाता है? कुली बेगार आंदोलन को कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीनाथ पांडे जी ने किया था, तथा आंदोलन सफल होने के बाद में इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। तो कुमाऊं केसरी नाम से भी बद्रीनाथ पांडे जी को जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य कुली बेगार प्रथा बंद कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। आंदोलन से प्रभावित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो प्रश्न ये बनता है कि कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, मुल्क कुमाऊं का सुड़ी लियो यारो झन दिया कुली बेगार, ये जो कविता है कुली बेगार पर लिखी गई प्रथम कविता है, जो कि गौरीदत्त पांडे यानी कि गोरदा के द्वारा लिखी गई थी। तो कथन पर विचार कीजिए पूछा था, तो ये कथन दोस्तों हमारा क्या है? सत्य है। ये प्रश्न पूछने का मेरा मेन उद्देश्य दोस्तों ये था कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। असहयोग की प्रथम ईंट कुली बेगार आंदोलन को कहा था। कब हुआ था? 14 से 15 जनवरी या 13 से 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी कौतिक के अवसर पर बागेश्वर जनपद में सरयू और गोमती नदी के संगम पर बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर पर हमारा कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व हुआ था। इस टाइम पे हमारा कुमाऊं का बिस्तर कौन था? पर्सी विजडम इस टाइम पे कुमाऊं का बिस्तर था। बद्रीनाथ पांडे जी ने इसका नेतृत्व किया था। इस कारण को बद्रीनाथ पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी गई थी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, और ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आबकारी प्रवर्तन सिपाही का जो एग्जाम हुआ था जनवरी 2021 में, उसमें पूछे गए हैं, और वहीं से मैंने आपको डिट्टो ये प्रश्न उठा के दे दिए हैं। पहला, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? उत्तराखंड राज्य में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? काशीनाथ अधिकारी ने काशीपुर या काशीनगर की स्थापना कब की थी? कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? और गंगनानी तप्तकुंड कहाँ स्थित है? निम्न में से सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया दोस्तों। तो ये आपके क्या है? सभी के सभी ऑप्शन सुमेलित है। ये है आयोग के आंसर की के ऑर्डर। देखिए दोस्तों, किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2001 को भी हमारा पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना के शुभारंभ 2009 से हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। काशीनगर या काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने करी थी, जो कि बाज बहादुर चंद के अंतर्गत कारीगर या बाज बहादुर चंद के अंतर्गत एक सामंत था। 1639 में काशीपुर की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। कोटेश्वर बांध जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, इसका निर्माण भागीरथी नदी पर किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगनानी तप्त कुंड जो कि गर्म कुंड है और उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी क्वेश्चन जो डाउट है वो है अटल आदर्श ग्राम योजना
किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। देखिए दोस्तों, वैसे आप जो अधिकतर जगह पढ़ेंगे तो 2009 2010 इसका हमें आंसर मिलता है, ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 2011 दिया था कि अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 2011 में प्रारंभ हुई थी। तो हमें भी फिलहाल 2011 ही याद करते हुए चलना है। बाकी 2011 ऑप्शन में नहीं आएगा तो 2009-10 भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो निम्न में से सुमेलित है क्या दोस्तों, इसमें से सभी ऑप्शन सुमेलित है, मैक्सिमम दोस्तों का इसमें आंसर हमारा क्या था, सही था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में सुमेलित नहीं है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में स्थित है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स लैंसडाउन में स्थित है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी रानीबाग नैनीताल जनपद में स्थित है, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन में स्थित है। देखिए दोस्तों, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी रानीबाग नैनीताल जनपद में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमारा लैंसडाउन में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये लैंसडाउन में नौगढ़ दोस्तों कहाँ पे है, ये हमारा देहरादून जनपद में स्थित है। कहाँ पे, देहरादून जनपद में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से सम्मिलित नहीं है, क्या सही नहीं है मतलब। एक हत्या देवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये एक हत्या देवाल कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित थल नामक स्थान पर हमारा एक हत्या देवाल स्थित है, जिसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था। बागनाथ मंदिर जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है, इसका निर्माण लक्ष्मी चंद ने किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी 1602 में लक्ष्मी चंद ने बागनाथ मंदिर का निर्माण किया था, वैसे तो जीर्णोद्धार किया था, लेकिन हमें निर्माण के संदर्भ में ही याद रखना है, 1602 में। नागनाथ मंदिर जो कि दोस्तों कहाँ है, चंपावत जनपद में स्थित है नागनाथ मंदिर, जिसका निर्माण किसने किया था, कीर्ति चंद ने किया था, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, इसमें से कोई भी हमारा सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि ये तीन के तीन क्या है, हमारा सम्मिलित है। एक हत्या देवाल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, बाज बहादुर चंद ने बनाया, बागनाथ मंदिर बागेश्वर में स्थित है, लक्ष्मी चंद ने बनाया, नागनाथ मंदिर चंपावत में स्थित है और कीर्ति चंद के द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा रनवे हवाई अड्डा कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा रनवे हवाई अड्डा है दोस्तों कौन सा, चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा, जिसे मां गंगा हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। कहां स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये सबसे छोटा रनवे हवाई अड्डा है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा या रनवे हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा जॉलीग्रांट हवाई अड्डा, जो कि कहां स्थित है, देहरादून जनपद में स्थित है। तो चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा कहें या मां गंगा हवाई अड्डा कहें, कहां स्थित है दोस्तों, ये हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा रनवे हवाई अड्डा कौन सा है, वो है जॉलीग्रांट हवाई अड्डा, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ में दोस्तों हमारा कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में स्थित है। फूलबाग हवाई अड्डा पंतनगर उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। गौचर हवाई अड्डा हमारा कहाँ पे, चमोली जनपद के गौचर नामक स्थान पर स्थित है। उत्तराखंड में कुल कितने हवाई अड्डे हैं दोस्तों, उत्तराखंड में टोटल हमारे 5 हवाई अड्डे हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें सबसे छोटा है चिन्यालीसोड़, जिसे मां गंगा नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि खंड विकास अधिकारी ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। 82% लोगों के आंसर सही थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी कहां से स्थानांतरित की गई थी। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, लेकिन मैंने इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि एग्जाम में आपका कार्तिकेयपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया था, जोशीमठ ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। तो कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी कहां से स्थानांतरित की गई थी। देखिए दोस्तों, स्थानांतरित तो की गई थी कत्यूर घाटी, क्योंकि पहले कहां पे थी, कार्तिकेयपुर में थी पहले। तो जिन लोग उसने आंसर दिया कार्तिकेयपुर, बिल्कुल सही है, कार्तिकेयपुर इसका सही आंसर होगा कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी कहां से स्थानांतरित की गई थी, तो कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित की गई थी। कार्तिकेयपुर कहां पड़ता है दोस्तों, चमोली जनपद में पड़ता है। अब जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसमें दोस्तों कार्तिकेयपुर इस ऑप्शन में नहीं था, तो इसी कारण वहां पे हमारा जोशीमठ को सही आंसर माना गया था। तो कार्तिकेयपुर या जोशीमठ, आपको जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप इन दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हैं, और अगर दोनों मिल गए तो आपको कार्तिकेयपुर को पहली प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुभिक्ष राजदेव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश के वंशजों ने या कत्यूरी राजवंश के वंशजों ने अपनी राजधानी को 1053 ईस्वी 1055 ईस्वी या इसके आसपास में कार्तिकेयपुर से बैजनाथ घाटी, जिसे हम कत्यूर घाटी के नाम से जानते हैं, वहां बागेश्वर में स्थानांतरित करी। अब बात आई कि राजधानी परिवर्तित करने वाला राजा कौन था। अजय राउत जी की किताब में साफ साफ लिखा गया सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने। अब ये सुभिक्ष राजदेव का वंशज कौन था, कहीं कहीं किताबों में दिया गया कि नरसिंह देव था, कहीं कहीं दिया गया कि अशांति देव था। इसी कारण आपसे बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि अशांति देव को कत्यूर राजवंश का संस्थापक भी कहते हैं, क्योंकि इसने वहां से कार्तिकेयपुर राजवंश से अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर से राजधानी को हटा के कत्यूर घाटी में ही लाया था, ठीक है। तो आपको ये 2 के 2 या 3 के 3 याद रखने हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आपको सही कर देना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी को कार्तिकेयपुर से या जोशीमठ से कत्यूर घाटी किसने स्थानांतरित किया, सुभिक्ष राजदेव, नरसिंह देव और शांति देव। ये 3 के 3 नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं, और ये दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। बाकी पाली बचाओ क्षेत्र ये हमारा कहां स्थित है दोस्तों,
अल्मोड़ा जनपद के जो हमारा चौखुटिया बैराट वाला क्षेत्र है वहां पे हमारा पाली पचाऊ क्षेत्र स्थित है। जोशीमठ हमारा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। बधानगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल जनपद में हमारा बधानगढ़ स्थित है, ठीक है, ग्वालदम के आसपास का क्षेत्र है। और ढिकोली कहाँ है? जहाँ पे कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी थी, ये हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। कभी कभी डायरेक्टली आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं। अगला, लुआली झील किस जनपद में स्थित है? तो ये लुआली झील दोस्तों हमारी कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है और अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अब यहीं से आपको बताना है कि सूर्यधार झील उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? सूर्यधार। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में वन विनाश को रोकने के लिए सुरेश भाई की ओर से वृहद रूप से चलाए गए रक्षा सूत्र आंदोलन के लिपिबद्ध इतिहास की जानकारी पर पुस्तक रक्षा सूत्र आंदोलन का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अरविंद धर्मोड़ा जी की पुस्तक है, क्या? रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, जो कि रक्षा सूत्र आंदोलन के लिए चलाई, मतलब के लिए संपादन किया था किसने? अरविंद धर्मोड़ा ने, ठीक है। तो उत्तराखंड में वन विनाश को रोकने के लिए सुरेश भाई की ओर से जो रक्षा सूत्र आंदोलन को चलाया गया था, इसकी सटीक जानकारी या इतिहास की जानकारी परक पुस्तक रक्षा सूत्र आंदोलन का संपादन किसने किया था? अरविंद धर्मोड़ा ने किया था। यानी कि ये पुस्तक लिखी किसने थी? अरविंद धर्मोड़ा जी ने लिखी थी। अब आप लोगों से दोस्तों एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक तो या रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू करने का श्रेय तो सुरेश भाई को जाता है। इन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू किया था? कब शुरू किया था? अगर आंसर नहीं आता तो हमेशा की तरह कहूंगा पोस्टमार्टम क्लास देखो, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें आपको मैंने करवा रखी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि छोलिया नृत्य का प्रदर्शन किसकी सहायता से किया जाता है? तो छोलिया नृत्य आप सभी लोग ने देखा दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में तो सबसे प्रसिद्ध है छोलिया नृत्य। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद का कुमाऊं का ही सबसे प्रसिद्ध छोलिया नृत्य माना जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा रंग बिरंगे कपड़े पहन के यहाँ पे आता है छोलिया, क्या? तलवार और ढाल के साथ मुख्यतः हमारा क्या? छोलिया नृत्य को किया जाता है। किसके साथ? तलवार ढाल के साथ में छोलिया नृत्य को किया जाता है। और छोलिया उत्सव या छोलिया महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? तो वो हमारा पिथौरागढ़ जनपद में होता है। अब दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तलवार ढाल के साथ में उत्तराखंड में एक और नृत्य होता है, उसका नाम क्या है? गढ़वाल में वो नृत्य होता है मेनली, और छोलिया नृत्य के ही समान वो होता है, तो उसका नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो हुड़का हमारा भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। किस जनजाति का? भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। और भोटिया जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की सर्वाधिक साक्षर जनजाति मानी जाती है और हमारी महान हिमालय की प्रथम जनजाति के रूप में या हिमालय की प्रथम जनजाति के रूप में भी हमारा भोटिया जनजाति को जाना जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक भोटिया जनजाति कौन से जनपद में निवास करती है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है और महान हिमालयी क्षेत्रों में मुख्यतः ये निवास करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें से दोस्तों यमुना वैली जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का क्या किया था? शिलान्यास किया था। और यह प्रश्न दोस्तों एक बार उत्तराखंड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? यमुना वैली जल विद्युत परियोजना प्रथम चरण का इन्होंने शिलान्यास किया था। और ये कहाँ पे किया था दोस्तों? हमारा देहरादून जनपद में इस परियोजना का इन्होंने शिलान्यास किया था, ठीक है। बाकी मनेरी भालू जल विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। कालागढ़ बात परियोजना हमारी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। बाकी दोस्तों ये यमुना वैली जल विद्युत परियोजना शायद देहरादून या उत्तरकाशी में से एक जगह पे होगी, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी मैं थोड़ा सा इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1965-66 का कार्य किसने किया? देखिए दोस्तों सन 1965-66 आंसर लोगों ने दिया है नैन सिंह रावत, क्योंकि उन्होंने 1965-66 को नहीं पढ़ा, जबकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन अवेलेबल था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से क्या? काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1965-66 का सर्वेक्षण किसने किया था? इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि ये सर्वेक्षण 1965-66 में तो हुआ ही नहीं था, ये सर्वेक्षण हुआ था 1865-66 में। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा क्या? नैन सिंह रावत जी ने। 1865-66 के संदर्भ में किसने? नैन सिंह रावत ने। तो प्रश्न डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि नैन सिंह रावत जी ने 1865-66 में कहाँ का सर्वेक्षण किया था? काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया था और मूल रूप से एक जवाहर घाटी मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित थे। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना दोस्तों 2005 में हुई थी। कब? 2005 में। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है कि आसन बैराज की स्थापना कब हुई थी? तो आसन बैराज की स्थापना हुई थी कब? 1967 में। अगला प्रश्न है आसन वेटलैंड यानी कि आसन नम भूमि संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2005 में। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों बनता है कि आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को रामसर साइट की मान्यता कब मिली थी? तो रामसर साइट की मान्यता है दोस्तों इसे 2020 में मिली थी। कब? 2020 में। और भारत के 38वें या देश के 38वें रामसर साइट के रूप में इसे मान्यता मिली थी और यह उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला रामसर साइट कहाँ है? या भारत
का 38वां या देश का 38वां रामसर साइट या कंजर्वेशन साइट के रूप में किसे मान्यता मिली दोस्तों? तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति को मान्यता मिली थी। और ये आसन बैराज किस लिए फेमस है? एक बार एग्जाम में दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पक्षियों के लिए हमारा आसन बैराज मुख्यतः हमारा फेमस माना जाता है। तो आसन बैराज की स्थापना 1967, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति की स्थापना 2005 में, और आसन बैराज को या आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट का घोषित किया गया 2020 में, और 38वें रामसर साइट के रूप में इसे घोषित किया गया था। ये सबके सब प्रश्न आपको इस संबंध में याद रखने, और ये पक्षियों के लिए फेमस है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरसैंण का सूरज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए दोस्तों, हमारे पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका उपनाम झापू था, फिलहाल तो हट गए हैं। उसके बाद में एक नए मुख्यमंत्री भी बने, तीरथ सिंह रावत जी, वो भी हट गए हैं। फिर वर्तमान में हमारे 11वें मुख्यमंत्री चल रहे हैं, कौन? पुष्कर सिंह धामी जी। तो त्रिवेंद्र जी पर एक पुस्तक लिखी गई है, त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरसैंण का सूरज। देखिए, खैरसैंण का सूरज पुस्तक नंदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? नंदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी दोस्तों इतने ही प्रश्न थे आपके, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवा दिया था। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, जो कि हम कहेंगे, जो मैंने आपसे पूछे थे कम्युनिटी बॉक्स में, करीबन 20 से 25 क्वेश्चन आज भी थे, सभी के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप ये सभी प्रश्न अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज, हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज और जो अदर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, वो ज्वाइन नहीं करी हैं, तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट्स या फिर किसी भी ऑनलाइन कोर्स से आसानी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।